अभिवादन। आज हम श्रोताओं द्वारा भेजे गए कुछ अहम अदालती मामलों से जुड़े लेखों पर गहराई से बात करेंगे। ये मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के हालिया फैसलों और टिप्पणियों से जुड़े हैं। इनमें नागरिक अधिकार और कानूनी प्रक्रिया जैसे मुद्दे उठे हैं। बिल्कुल। और ये मामले काफी दिलचस्प हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि अदालतें नागरिकों के अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि चेन्नई में वकीलों और छात्रों की हिरासत का क्या मामला था, केरल में अच्छी सड़कों को संवैधानिक अधिकार क्यों माना जा रहा है और जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। चलिए इन मामलों को थोड़ा खोल कर समझते हैं। जी। तो पहला मामला लेते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय का। चेन्नई में स्वच्छता कर्मचारी विरोध कर रहे थे। हाँ, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे। वो निगम के एक फैसले का विरोध कर रहे थे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निजीकरण को लेकर। अच्छा, और इसी दौरान आधी रात को 4 वकीलों और 2 कानून के छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। जी हाँ, और इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये कि उन्हें नियमानुसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। ओह, तो इसी आधार पर अदालत ने पहली नज़र में मतलब प्राइमा फेसी माना कि ये हिरासत गैर कानूनी हो सकती है। इसीलिए के भारती, के सुरेश और 4 अन्य लोगों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया। लेकिन इस रिहाई के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी, है ना, कि वो इस मुद्दे पर कोई बयान वगैरह नहीं देंगे। बिल्कुल सही। शर्त ये थी कि याचिकाकर्ता या जो 6 लोग रिहा हुए हैं वो अगली सुनवाई तक इस मुद्दे पर कोई प्रेस इंटरव्यू, बयान या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन राज्य सरकार का क्या कहना था? उनकी दलील क्या थी? राज्य के वकील मतलब सहायक महाधिवक्ता एएजी ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पहले के एक अदालती आदेश का पालन नहीं किया था और हिंसा भी हुई थी। हिंसा? कैसी हिंसा? उन्होंने बताया कि महिला निरीक्षकों पर हमला हुआ, बसों में तोड़फोड़ की गई। एएजी का तर्क ये भी था कि हिरासत 24 घंटे से ज्यादा होने पर ही अवैध मानी जाती है और इन्हें तो पूछताछ के बाद छोड़ा ही जाना था। पर अदालत ने तो रात में गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिया था। हाँ, अदालत ने पूछा वे कानून के छात्र हैं, वकील हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत आन पड़ी? उन्होंने रात में ऐसा क्या कर दिया कि आपको उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा? एएजी ने क्या जवाब दिया इस पर? एजी ने कहा कि एक वकील से पेशेवर और नैतिक व्यवहार की उम्मीद की जाती है और राज्य एक सीमा के बाद मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। लेकिन अदालत ने फिर भी रिहाई का आदेश दिया। उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत में फर्क किया है ना? बिल्कुल। अदालत ने साफ किया, हम ये नहीं कह रहे कि ये एक अवैध गिरफ्तारी है, हम कह रहे हैं कि ये अवैध हिरासत है। मतलब गिरफ्तारी के कारण भले ही हो लेकिन बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रखना गलत था। और एएजी ने यह भी कहा था कि अदालत का दखल एक बुरी मिसाल कायम करेगा। जी, उन्होंने आग्रह किया कि अदालत हस्तक्षेप न करे, लेकिन अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रक्रिया के पालन को ज्यादा महत्व दिया। तो ये मामला दिखाता है कि प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है, खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में। सही कहा। अब दूसरे मामले पर आते हैं, केरल उच्च न्यायालय का। हाँ, ये सड़कों वाला मामला। अदालत ने कहा कि चलने योग्य सड़क का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और यात्रा के मौलिक अधिकार से जोड़ा है। ऐसा क्यों कहा अदालत ने? कोई खास वजह? हाँ, असल में ये टिप्पणी राज्य में खराब सड़कों की वजह से हुई हाल की कुछ दुखद घटनाओं के संदर्भ में आई। जैसे कोची में एक लड़के की बस के नीचे आने से मौत हो गई थी और त्रिशूर में एक गड्ढे से बचने की कोशिश में एक युवक की जान चली गई। उफ, ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल। और अदालत ने कहा कि ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये आंखें खोलने वाली घटनाएं होनी चाहिए थी। तो अब अदालत क्या कर रही है? मतलब इस टिप्पणी के बाद कोई निर्देश दिए? हाँ, अदालत ने कोच्चि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से एक व्यापक सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट? जी, और अदालत ने ये भी जोर देके कहा कि हर सड़क के लिए एक नामित इंजीनियर होता है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि सड़कों पर गड्ढों या दूसरे खतरों की वजह से किसी की जान न जाए या कोई घायल ना हो।
ये तो सीधे तौर पे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना हुआ। बिल्कुल। अदालत ने तेज ड्राइविंग रोकने के लिए कोच्चि पुलिस के प्रयासों की तारीफ तो की, लेकिन ये भी चेताया कि ऐसे अभियान सिर्फ कभी-कभार नहीं बल्कि लगातार चलने चाहिए। उन्होंने खुद को नागरिक की आवाज बताया, जो प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रही है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है, अदालत का खुद को नागरिक की आवाज कहना। अब केरल से ही एक और मामला देखते हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने से जुड़ा है। हाँ, ये भी एक अहम कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 को ध्यान में रखे बिना बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम नहीं बदल सकते। धारा 112 ये क्या है? ये धारा कहती है कि अगर कोई बच्चा किसी वैध विवाह के दौरान पैदा होता है या विवाह टूटने के 280 दिनों के अंदर पैदा होता है, तो ये इस बात का निर्णायक सबूत माना जाएगा कि बच्चा उसी पति की वैध संतान है। अच्छा, मतलब एक तरह की कानूनी मान्यता। जी। इसे तभी गलत माना जा सकता है जब ये साबित हो जाए कि पति की बच्चे तक पहुंच संभव ही नहीं थी। रजिस्ट्रार के पास सिर्फ लिपिकी गलतियां, मतलब क्लेरिकल एरर्स या धोखाधड़ी से हुई एंट्री को ठीक करने का अधिकार है। वो पितृत्व जैसे विवादित मामलों का फैसला नहीं कर सकते। और इस खास केस में क्या हुआ था? रजिस्ट्रार ने नाम बदल दिया था। हाँ, हुआ ये कि रजिस्ट्रार ने जो मूल पिता थे याचिकाकर्ता, उन्हें बिना बताए और बिना सुने ही उनकी पूर्व पत्नी और उसके नए साथी के आवेदन पर बच्चे का पिता का नाम बदल दिया। अरे, बिना सुने? जी, ये तो सीधे सीधे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मतलब जिस व्यक्ति पर फैसले का असर पड़ रहा है उसे सुनवाई का मौका तो मिलना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार ने स्थानीय स्वशासन विभाग के एक सर्कुलर का भी पालन नहीं किया था। उस सर्कुलर में साफ लिखा था कि पिता का नाम बदलने के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, नोटरी से प्रमाणित समझौता या किसी सक्षम अदालत का आदेश जरूरी है। तो फिर अदालत ने क्या किया? अदालत ने नाम बदलने के उस आदेश को रद्द कर दिया और रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता यानी मूल पिता को सुने और फिर कानून के मुताबिक उस संयुक्त आवेदन पर दोबारा विचार करें। तो ये मामला दिखाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कितना जरूरी है, खासकर पारिवारिक मामलों में जहां पहचान और रिश्ते जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बहुत मायने रखती है। तो आज हमने 3 अलग-अलग मामले देखे। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा, दूसरा सुरक्षित सार्वजनिक स्थान के अधिकार से, और तीसरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड में सटीकता और प्रक्रिया की निष्पक्षता से। इनसे क्या मुख्य बात निकल कर आती है? देखा जाए तो ये तीनों मामले यही उजागर करते हैं कि अदालतें नागरिकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे और कब हस्तक्षेप करती हैं, चाहे वो राज्य द्वारा संभावित गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ हो या प्रशासन को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह ठहराना हो या फिर कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना हो। ये मामले एक तरह से राज्य की शक्तियों और व्यक्ति के अधिकारों के बीच जो निरंतर संतुलन साधने की जरूरत है उसे रेखांकित करते हैं। से कहा। तो आज के इन स्रोतों पर विचार करते हुए एक सवाल शायद सोचने लायक है, वो ये कि जब व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था या प्रशासनिक प्रक्रियाएं आमने सामने आती हैं, तो निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने में अदालतों की और हम नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए।